दोस्तों, आज हम सुनेंगे नुकीली ठुड्डी वाला राजा और एक घमंडी राजकुमारी की कहानी। चलिए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा की एक बेटी थी। बेटी बड़ी ही सुंदर थी, लेकिन वो बड़ी घमंडी और बदमिजाज थी। उसे अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था। अपनी सुंदरता के आगे वह किसी को कुछ नहीं समझती थी और हमेशा सबका अपमान करती थी। धीरे धीरे राजा की बेटी विवाह के योग्य हो चली। उसकी सुंदरता के चर्चे अब दूर दूर तक होने लगे और उसके लिए विवाह के काफी प्रस्ताव भी आने लगे। राजा भी अपनी बेटी का विवाह कराना चाहते थे, लेकिन वो घमंडी राजकुमारी हर लड़के में कोई न कोई कमी निकालकर उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती थी। उसकी इस बदमिजाजी से राजा बड़े परेशान थे। राजकुमारी के ऐसे व्यवहार को देखते हुए राजा ने सोचा कि क्यों न राजकुमारी के लिए स्वयंवर की व्यवस्था की जाए और दूर दूर देशों के राजा और राजकुमारों को भी आमंत्रित किया जाए। स्वयंवर में आए हुए नौजवानों में से कोई न कोई अवश्य ही राजकुमारी को पसंद आ जाएगा और उसी से राजकुमारी का विवाह भी करा दिया जाएगा। अपनी योजना के अनुसार राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचाने की सारी व्यवस्था करा दी और दूर दूर देशों के उन सभी नौजवानों को स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया जो राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा रखते थे। स्वयंवर में आए सभी नौजवानों को उनकी हैसियत के हिसाब से उनके स्थान पर बैठाया गया। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी को उन राजाओं और राजकुमारों की सभा में बुलवाया ताकि वो अपनी इच्छा से किसी को भी अपना पति चुन सके। लेकिन राजा को तब बड़ा ही दुख हुआ जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी स्वयंवर में आए हुए हर उम्मीदवार में कोई न कोई कमी निकाल रही है। वो किसी को कहती कि ये तो बड़ा मोटा है, तो किसी को बहुत पतला। उसके अनुसार कोई बहुत लंबा था तो कोई बड़ा छोटा। किसी की शक्ल मरीच की तरह एकदम पीली थी तो किसी की तरबूज की तरह लाल। इसी तरह उस राजकुमारी ने हर नौजवान में कोई न कोई कमियां निकालकर उन सभी से विवाह करने से इनकार कर दिया। स्वयंवर में आए हुए एक नुकीली ठुड्डी वाले राजा का तो राजकुमारी ने बड़ा अपमान किया और अपनी सखियों के साथ मिलकर उस राजा की खूब खिल्ली भी उड़ाई। हंसते हुए उसने अपनी सखियों से कहा, अरे इस राजा की ठुड्डी को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बत्तख की चोंच हो। वो नुकीली ठुड्डी वाला राजा राजकुमारी से बड़ा प्रेम करता था, लेकिन राजकुमारी के ऐसे व्यवहार को देखकर वो बड़ा दुखी हुआ। इस घटना के बाद उस राजा का नाम ही नुकीली ठुड्डी वाला राजा पड़ गया। राजा ने जब देखा कि उनकी बेटी स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं और राजकुमारों का अपमान कर रही है तो गुस्से से आग बबूला हो गए। गुस्से से तमतमाते हुए उन्होंने अपनी बेटी को फटकारते हुए कहा कि इस लड़की ने मेरी सभा में आए हुए मेरे मेहमानों का बड़ा निरादर किया है, इसके लिए इसे दंड अवश्य मिलेगा। मैं इस सभा में प्रण लेता हूँ कि मेरे दरवाजे पर आने वाले पहले भिखारी से मैं इस लड़की का विवाह करा दूंगा। इसके बाद राजा ने स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं और राजकुमारों से क्षमा मांगी और उन्हें आदर सहित विदा कर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक भिखारी गायक राजा के महल के सामने आकर गाना गाकर भीख मांगने लगा। राजा ने जैसे उस भिखारी का गाना सुना, तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर उसे अपने दरबार में बुलाया। जब वो मैले कुचेले कपड़ों वाला भिखारी दरबार में पहुंचा तो राजा ने कहा, मुझे तुम्हारा गाना बड़ा पसंद आया, इसके लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और इनाम के रूप में मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। आज से तुम ही मेरी बेटी के पति हो। राजा की बेटी भी उस समय दरबार में ही मौजूद थी। राजा की बातें सुनकर वह हक्की बक्की रह गई और विवाह से इनकार करने लगी। तब राजा ने कहा, मैंने तो तेरे स्वयंवर वाले दिन ही प्रण लिया था कि तेरा विवाह अपने दरवाजे पर आने वाले पहले भिखारी से करूंगा। आज मैं अपने उसी प्रण को पूरा कर रहा हूँ। राजकुमारी ने खूब रोना पीटना मचाया, पर राजा अपनी बात से टस से मस न हुआ। राजा ने उसी समय पंडितों को बुलवाकर अपनी बेटी का विवाह उसी भिखारी गायक के साथ करा दिया। विवाह के बाद राजा ने अपनी बेटी से कहा, आज के बाद तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि इस भिखारी की पत्नी हो और एक भिखारी की पत्नी इस महल में नहीं रह सकती। अब तुम्हें अपने पति के साथ ही जाना होगा। राजकुमारी को राजा की आज्ञा के अनुसार अपने पिता का महल छोड़कर अपने भिखारी पति के साथ जाना पड़ा। उसे अपने पति के साथ पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी के लिए कोई भी घोड़ा गाड़ी या रथ देने से इनकार कर दिया था। चलते चलते राजकुमारी और भिखारी एक जंगल के पास पहुंचे। वो जंगल काफी दूर तक फैला हुआ था और हरा भरा और सुंदर था।
उस जंगल को देखकर राजकुमारी ने धीरे से भिखारी से पूछा, यह जंगल तो बड़ा ही सुंदर है, किसका है? भिखारी ने कहा, यह जंगल उसी नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है जो तुम्हारी स्वयंवर में आया था और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता था, लेकिन बदले में तुमने उसका खूब अपमान किया। अगर उस दिन तुमने उससे विवाह कर लिया होता तो ये सुंदर सा जंगल आज तुम्हारा होता। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी मन ही मन पछताने लगी और बोली, काश मैंने उस नुकीली ठुड्डी वाले राजा से विवाह कर लिया होता। इसके बाद वो दोनों चलते चलते जंगल से निकलकर एक बड़ी सी नगरी में पहुंचे। नगरी की सुंदरता को देखकर राजकुमारी मंत्रमुग्ध रह गई। उसने अपने भिखारी पति से फिर पूछा, यह नगर तो बड़ा ही सुंदर है, यहाँ का राजा कौन है? भिखारी पति ने उसे बताया कि इस नगर का राजा भी नुकीली ठुड्डी वाला राजा ही है। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी ने एक गहरी सांस भरी और बोली, काश मैं उसी राजा से शादी कर लेती। अब भिखारी ने राजकुमारी को यह कहते सुना तो वो क्रोध से बोला, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मेरी पत्नी होने के बाद भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचो। अपने भिखारी पति की ऐसी फटकार सुनकर राजकुमारी डर गई और चुपचाप भिखारी के पीछे पीछे चलने लगी। आखिर में वो दोनों नगर के बाहर एक छोटे से कच्चे घर के पास पहुंचे। घर को दिखाते हुए भिखारी पति बोला, ये देखो प्रिय, यही हमारा छोटा सा घर है, इसी में हम दोनों एक साथ रहेंगे। वह घर इतना छोटा था कि दो आदमी भी उसमें मुश्किल से ही रह सकते थे। उस घर का दरवाजा इतना छोटा था कि उसमें जाने के लिए झुकना पड़ता था। लड़की को यह सब देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने अपने भिखारी पति से पूछा कि यहाँ के नौकर चाकर कहाँ है? उसका ऐसा प्रश्न सुनकर भिखारी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मूर्ख हो जो इस तरह की बातें कर रही हो? भला एक भिखारी के पास नौकर चाकर कहाँ से आएंगे? यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, यहाँ तो सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब तुम उठो, चूल्हा जलाकर मेरे लिए कुछ भोजन आदि का प्रबंध करो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। अब चूल्हे चौके के बारे में एक राजा की बेटी क्या ही जाने, उसे तो कोई काम करना आता ही नहीं था। इसलिए जब भिखारी ने उसे खाना बनाने के लिए कहा तो वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर भिखारी ने उसे चुप कराया और स्वयं ही दोनों के लिए कुछ खाना बनाने लगा। खाना बनाने के बाद जब भिखारी ने उसे खाने के लिए कहा तो काफ़ी देर की भूखी राजकुमारी ने चुपचाप खाना खा लिया और झोपड़ी के ही गंदे और सख्त बिस्तर पर लेट गई। उस बिस्तर पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह रह रहकर अपने आप को कोस रही थी, क्योंकि इन सब के लिए उसका घमंड ही जिम्मेदार था। अगले दिन उसके पति ने उसे सुबह तड़के ही जगा दिया और कहा कि वह जंगल में जाकर खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियां चुनकर लाए। राजकुमारी को लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में जाना पड़ा। अब ये उसका रोज का काम हो गया। वह रोज जंगल में लकड़ियां चुनने जाती, कुएं से पानी भर कर लाती। इसी तरह रोते धोते कुछ दिन बीत गए, लेकिन अब घर में जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था वह भी खत्म होने लगा। तब भिखारी ने उससे कहा, देखो, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा, हम दोनों को कुछ काम करना पड़ेगा। पहले जब मैं अकेला था तो थोड़ा बहुत भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन अब मैं भीख नहीं मांगना चाहता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है। अब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे हम दोनों इज्जत की जिंदगी बिता सकें। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जंगल में से कुछ बांस इकट्ठा करके लाऊंगा और तुम उससे टोकरियाँ तैयार करना। इतना कहकर वो भिखारी जंगल से बांस इकट्ठा करने के लिए चला गया। वापस आकर उसने बांसों को बारीक बारीक छीलकर उनसे टोकरियाँ बनाना शुरू किया और राजकुमारी को भी टोकरी बनानी सिखाई। लेकिन सख्त बांसों से राजकुमारी के कोमल हाथों से खून निकलने लगा। राजकुमारी के जख्मी हाथों को देखकर भिखारी बोला, यह टोकरी बनाना तो तुम्हारे बस की बात नहीं। एक काम करो, तुम रुई से सूत काता करो, मैं तुम्हारे लिए रुई और चरखा ला दूंगा। अगले दिन भिखारी अपनी पत्नी के लिए चरखा और कुछ रुई ले आया। लेकिन जब राजकुमारी सूत काटने बैठी तो सूत के कच्चे धागे से भी उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उनमें से खून निकलने लगा, जिसे देखकर भिखारी ने चिढ़ते हुए कहा कि देखा, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। तुमसे विवाह करके मैंने तो अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम आसानी से कर सको और तुम्हारे हाथों से खून भी न निकले। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ही तुम्हारे लिए सबसे ठीक रहेगा।
मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और तुम उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आना। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी अपने मन में सोचने लगी कि अगर वह बाजार में बर्तन बेचने बैठेगी तो उसके राज्य के लोग उसे पहचान जाएंगे और सब बातें बनाकर उस पर हंसेंगे। उसने अपने मन की बात अपने पति को बताई, लेकिन भिखारी ने उसकी एक न सुनी और बोला कि भूखे मरने से तो अच्छा थोड़ी बेइज्जती सहन करना ही है, और उसे कुछ मिट्टी के बर्तन देकर उन्हें बेचने के लिए बाजार में भेजने लगा। राजकुमारी को बाजार में जहाँ भी जगह मिलती वहीं अपने बर्तनों को लेकर उन्हें बेचने के लिए बैठ जाती। शुरू शुरू में तो राजकुमारी के सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए और सुंदर बर्तनों के मुंह मांगे दाम भी उसे मिल गए। लेकिन एक दिन जब राजकुमारी अपने बर्तनों को लेकर बाजार के एक कोने में उन्हें बेचने के लिए बैठी थी, तभी एक शराबी सैनिक घोड़े पर सवार होकर उधर से निकला और आकर उसके बर्तनों से टकरा गया। राजकुमारी के सारे बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर राजकुमारी घबरा गई और रोने लगी। वह बोली, अब मेरा क्या होगा, मेरे पति मुझे क्या कहेंगे। वह भागी हुई अपने घर गई और अपने पति को सब कुछ बताया। उसकी बात सुनकर उसके पति ने चिढ़ते हुए कहा कि अब ये कौन सोच सकता है कि तुम इतनी बड़ी मूर्ख निकलोगी कि मिट्टी के बर्तनों को लेकर बाजार के ऐसे कोने में बैठोगी जहाँ से सब लोग आते जाते हैं। लेकिन अब चुप हो जाओ, रोना बंद करो। मैं समझ गया हूँ कि तुम इस काम के भी लायक नहीं हो। इसीलिए मैं पहले ही राजा के महल गया था और वहाँ पता लगाया कि उनकी रसोई में एक नौकरानी की ज़रूरत है। उन्होंने तुम्हें रखने का वचन दिया है। वहाँ तुम्हें खाने के लिए बहुत सी चीज़ें भी मिलेंगी। और इस तरह एक राजकुमारी राजा की रसोई में नौकरानी बन गई। वह रसोई की मदद करती थी। उसे गंदे से गंदा काम करना पड़ता था और आखिर में उसे रसोई का कुछ बचा हुआ खाना वगैरह दे दिया जाता था, जिसे वो और उसका भिखारी पति खाकर अपना काम चलाते थे। अभी उसे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने देखा कि महल में किसी उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। पूछने पर पता चला कि यहाँ का राजा अपना विवाह करने के लिए जाने वाला है। ये सुनकर वह भी खिड़की के बाहर झांकने लगी। उसने देखा कि पूरे महल को खूब बढ़िया ढंग से सजाया गया था। सभा की पूरी चमक धमक और धूमधाम वहां से दिखाई दे रही थी। यह सब देखकर वह दुखी होकर अपनी बदकिस्मती के बारे में सोचने लगी। उसे अपने अहंकारी स्वभाव को याद करके बड़ा दुख हो रहा था, जिसकी वजह से आज उसे इतना गिरना पड़ा। आज उत्सव होने के कारण रसोइये ने उसे बढ़िया भोजन दिया, जिसे उसने अपनी टोकरी में रख लिया ताकि उसे अपने घर ले जा सके। लेकिन जब वो अपने घर जाने के लिए बाहर निकलने लगी, तभी अचानक से राजा रेशमी और मखमली वस्त्र पहने हुए, गले में सोने के आभूषण डाले हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। ये देखकर राजकुमारी डर गई और जाने से इनकार करने लगी, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने वही नुकीली ठुड्डी वाला राजा था, उसका वही प्रेमी जिसका उसने अपने स्वयंवर में खूब अपमान किया था और घृणा के साथ उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। राजकुमारी ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा उसको खींचकर सभा के बीच ले आया। इसी बीच राजकुमारी के हाथ से खाने की टोकरी छूटकर नीचे गिर गई और सारा खाना फर्श पर बिखर गया। ये देखकर सभा में बैठे लोग हंसने लगे। अब तो राजकुमारी शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। उसने अपना जल्दी से हाथ छुड़ाया और सभा के बाहर निकल गई। वो वहां से भाग जाना चाहती थी कि तभी सीढ़ियों पर उसे एक आदमी ने पकड़ लिया और वापस से उसे सभा के बीच ले आया। उसने उस आदमी की ओर देखा तो वही ठुड्डी वाला राजा ही था, जिसे देखकर राजकुमारी भय से कांपने लगी। तब राजा ने प्रेम से कहा, राजकुमारी डरो मत, मैं और तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहने वाला तुम्हारा भिखारी पति एक ही है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया। और मैं ही वो शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों को तोड़े। यह सब तुम्हारी घमंडी आत्मा को नम्र करने के लिए किया गया है, और जिस घमंड से तुमने मेरा मजाक उड़ाया था उसके लिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए भी किया गया है। राजा की बात सुनकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, महाराज मैं गलत थी, मैं आपकी पत्नी बनने की योग्य नहीं हूँ। तब राजा ने उसके आंसू पूछे और कहा, राजकुमारी धैर्य रखो, बुरे दिन अब बीत चुके हैं, अब हमारे जीवन में बस खुशियां ही होंगी। तभी कुछ दासियां आईं और राजकुमारी को अपने साथ ले गईं। राजकुमारी को रेशमी कपड़े और बहुमूल्य आभूषण पहनाकर दुल्हन की तरह सजाकर वापस सभा में ले आईं।
राजकुमारी ने वापस आकर देखा तो उसके माता पिता भी सभा में मौजूद थे और सभा में एक सुंदर सा मंडप भी बना हुआ था। ठुड्डी वाले राजा और राजकुमारी का फिर से बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। उस दिन के बाद से राजकुमारी ने फिर कभी भी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं किया और सभी को उचित सम्मान भी देने लगी, जिसके बदले में उसे अपने पति से ढेर सारा प्रेम मिलता था। राजकुमारी अब अपने ठुड्डी वाले राजा के साथ सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।